नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नार और आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। महाराष्ट्र के चुनावी समर में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरक्षण पर राहुल गांधी के उस बयान का बचाव किया जिस पर बड़ा बवाल हुआ था। नाना पटोले ने जैसे ही आरक्षण के बयान पर यह बोला, बीजेपी इस मुद्दे पर फौरन लपक गई। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भी मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस ने आरक्षण और संविधान बचाओ के नाम पर वोट मांगे थे। नाना पटोले के बयान के बाद अब बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है और कांग्रेस बैकफुट पर है। महाराष्ट्र में फिर जागा आरक्षण का जिन्न। नाना पटोले का सेल्फ गोल कांग्रेस को पड़ेगा भारी। महाराष्ट्र के चुनाव में अब आरक्षण के मुद्दे की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर जब इंडिया टीवी के चुनावी मंच पर नाना पटोले से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर कुछ गलत नहीं कहा। जब समाज का हर तबका बराबरी पर आ जाएगा तब आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी यही बात कही थी। जिन लोगों को इंग्लिश आती नहीं उनका ये इशू है। राहुल गांधी ने क्या बोला, अब अगर आपके पास अभी वीडियो होगा तो दिखाइए। क्या बोला वहां पे जाके कि हमारे देश में जब हम सब बराबरी के होंगे तो अब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। इसमें गलत क्या है? और बाबा साहब अम्बेडकर की भी भूमिका वही है। राहुल जी ने जो बात बोली है उसमें गलत क्या है? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। राहुल गांधी भी नहीं कर सकते, कांग्रेस भी नहीं कर सकती। अरे झूठ बोलने से क्या होता? देखो, बोलने से नहीं चलेगा। आज आप एजुकेशनल में देखिए, नौकरियों में देखिए, नौकरियां तो बंद ही हो गई। गवर्नमेंट जॉब पूरे टोटल उन लोगों ने बंद कर दिए। जब गवर्नमेंट जॉब बंद कर दी तो आज आरक्षण खत्म हो गया। एजुकेशन व्यवस्था में भी आज वही परिस्थितियां हो गई है। तो उनके बोलने से क्या होगा? अभी वो तो लोगों को दिखाने के लिए बोलेंगे, लेकिन सच है कि ये लोगों ने आर्थिक और एजुकेशनल देश के लोगों को कमजोर करने का काम शुरू किया और जनता को गुलामगिरी की ओर ले जाने का इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र बनाया है। और वो बात सच है, लेकिन उनके ना बोलने से भी कुछ नहीं होगा। देश की जनता इनकी करतूतों को समझ चुकी है। बीजेपी को नाना पटोले ने बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण पर महाविकास अघाड़ी को चुनावी फायदा मिला था, लेकिन नाना पटोले के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से बाबा साहेब आम्बेडकर और आरक्षण की विरोधी रही है। आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। अब देखना है नाना पटोले का बयान आरक्षण की आग को कितना सुलगाता है और चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। आरक्षण के मुद्दे पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड ने क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। आपको बता दें कि आरक्षण विवाद पर अब शरद गुट का पलटवार हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आरक्षण खत्म होने का जिक्र किया गया और कहा गया जब सब बराबर हो जाएंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी ने पलटवार किया कि आरक्षण खत्म करने की बात सुन लीजिए कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब यहां आरक्षण विवाद पर शरद गुट का पलटवार भी आया है। जितेंद्र आवाड सामने आए, उन्होंने नाना पटोले के बचाव का बयान का बचाव किया है। आरक्षण विवाद पर जो पलटवार है उसमें नाना पटोले ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में आरक्षण पर विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र में आरक्षण के सवाल पर नाना पटोले ने कहा कि जब सब बराबर हो जाएंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी बयान को बीजेपी ने लपक लिया और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आरक्षण खत्म करने की बात देख लीजिए अब कांग्रेस कर रही है। बयान आपको थोड़ी देर में सुनवाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अजित पवार ने अपनी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी के 2 पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया गया है। विवादों में रहे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी टिकट दिया गया है। अजित पवार ने कांग्रेस को झटका देते हुए बांद्रा ईस्ट से विधायक जीशान सिद्दीकी को अपनी पार्टी से टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद जीशान सिद्दीकी ने बड़ी जीत का दावा किया। क्या वो अपने पिता की हत्या के बाद सहानुभूति वोट के सहारे बांद्रा ईस्ट में बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे या ठाकरे सेना अपना पुराना गढ़ छीन लेगी? बांद्रा ईस्ट से पूरी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के चुनाव में सबकी नजरें हॉट सीट बांद्रा ईस्ट पर लगी हुई हैं। यहां से अजित गुट ने कांग्रेस के निवर्तमान विधायक जीशान सिद्दीकी को उतारा है। उनका मुकाबला आदित्य ठाकरे के कजिन वरुण सरदेसाई से होगा। टिकट मिलने से पहले जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अजित गुट में शामिल हुए। अजित गुट ने उन्हें एबी फॉर्म भी दे दिया है। टिकट बंटवारे में बांद्रा ईस्ट सीट ठाकरे सेना के खाते में चली गई थी। उसके बाद जीशान के पास पार्टी बदलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। बांद्रा ईस्ट शिवसेना का पुराना गढ़ है, जहां मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर 33.1%, ईसाई वोटर 1.9% और हिंदू वोटर करीब 65% है। जीशान सिद्दीकी के लिए बांद्रा ईस्ट की राह आसान नहीं है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ 5700 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्हें 30% और शिवसेना को 25% वोट मिले थे। शिवसेना की बागी तृप्ति प्रकाश सावंत ने 20% वोट हासिल किए थे, जबकि 2015 के उपचुनाव में शिवसेना की तृप्ति प्रकाश सावंत ने कांग्रेस कैंडिडेट को 19,000 वोटों से मात दी थी। 2014 के चुनाव में शिवसेना के प्रकाश सावंत ने 15,500 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि जीशान सिद्दीकी का दावा है वो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगे। देखिए, जब कठिन समय आता है तो बहुत से चेहरे के रंग बदलते हुए दिखते हैं और हमें भी बहुत रंग बदलते हैं। वो राजनीति में भी है और राजनीति के बाहर भी है। बहुत चेहरे जो है उनका रंग बदलता हुआ देखा है, पर मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि जो लड़ता है और अंत तक लड़ता है उसकी हमेशा जीत होती है। और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लड़ाई की है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और वही करते आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने बीच में भी इस कठिन समय में भी बहुत झूठे वादे किए, हिपोक्रेसी की सीमा पार की और फिर ऐसी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। कोई कह रहे थे अनअपोज करेंगे, कोई ये करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, वो देंगे। मैं ठीक है, मुझे लड़ाई से तो कोई परहेज नहीं है क्योंकि पूरी जनता मेरे साथ है और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री अब इस बार बांद्रा ईस्ट से देखेंगे और मुझे इसका यकीन है और उम्मीद है। बांद्रा ईस्ट में जीशान सिद्दीकी की टक्कर वरुण सरदेसाई से होगी, जो उद्धव ठाकरे के साढ़ू के बेटे हैं। वरुण सरदेसाई इस सीट पर कई साल से एक्टिव हैं। अगर शिवसेना का बेस वोट और हिंदुत्व वोट नहीं टूटा तो वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट पर जीशान सिद्दीकी को कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि चुनाव से ठीक पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या से जीशान सिद्दीकी को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। मेरी बहन के लिए मेरे पिताजी थे, मेरी माँ के लिए उनके पति थे, तो हमने तो उनको एक अलग ही रूप में हमेशा देखा है, हंसते खेलते देखा है, हमेशा घर पे साथ में डिनर करते हुए देखा है। तो वो जो पल है तो वो वापस कभी आएंगे नहीं, मगर उनके लिए जो न्याय है वो लड़ाई हमें ज़रूर लड़नी है। और उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, गरीबों के लिए बहुत मेहनत की है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं उनका बेटा हूँ, मेरे रगों में उनका खून है, तो वो लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा। और बांद्रा पूर्व से जैसे आपने देखा है, राष्ट्रवादी ने आज एबी फॉर्म भी दिया है, तो लड़ूंगा, जीतूंगा और उनका जो अधूरा सपना है वो ज़रूर पूरा करके रहूँगा। अजीत पवार की दूसरी लिस्ट में कई और सरप्राइज हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद संजय पाटिल को अजीत पवार ने तास गांव से उतारा है। बीजेपी के एक और पूर्व सांसद प्रताप पाटिल को लोहा सीट से उतारा है। अजीत पवार ने पहली लिस्ट में 38 कैंडिडेट घोषित किए थे, दूसरी लिस्ट में 7 कैंडिडेट घोषित किए हैं। अब तक वो 45 कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। सीट बंटवारे में उन्हें 55 से 57 सीट मिली है। जल्द ही वो तीसरी लिस्ट जारी करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में सना मलिक नाम की चर्चा खूब है। आखिर कौन है सना मलिक? अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से उन्हें क्यों फेवरेट माना जा रहा है? क्या है वहां के समीकरण? एक डिटेल इस रिपोर्ट में।
अजीत पवार ने मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से दागी नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक शेख को मैदान में उतारा है। अणुशक्ति नगर सीट सना मलिक के पिता नवाब मलिक का मजबूत गढ़ मानी जाती है। नवाब मलिक ने यहां से 2009 और 2019 में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 में शिवसेना के तुकाराम काते ने उन्हें 1000 वोट से हराया था। मनी लॉन्ड्रिंग में नवाब मलिक के जेल जाने के बाद सना मलिक लगातार इस सीट पर एक्टिव रही हैं। वो अक्सर महिला समूहों के बीच सोशल वर्क करते हुए अपनी तस्वीरें जारी करती रही हैं। टिकट मिलने के बाद से ही सना मलिक को जीत का दावेदार माना जा रहा है। अणुशक्ति नगर सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 28.8% है, जबकि हिंदू वोटर करीब 70% है। अजीत पवार ने उन्हें टिकट का वादा कई महीने पहले कर दिया था। तभी से सना मलिक अक्सर चौपाल लगाकर वहां अपना आधार मजबूत करने में जुट गई थी। उन्होंने आर्किटेक्चर और लॉ की पढ़ाई की है। उनकी शादी बिजनेसमैन मोहिद्दीन शेख से हुई है। उनकी दादा मियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसमें सना मलिक पार्टनर हैं। उनके 2 बच्चे हैं। सना मलिक रहबर फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट चलाती है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है। सना मलिक के प्रोफाइल में जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वही सबसे बड़ी बाधा भी बन सकती है। पिता नवाब मलिक की तैयार की हुई सियासी जमीन पर वो चुनाव में उतरी है, लेकिन नवाब मलिक पर डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन होने के आरोप है। ऐसे में बीजेपी का बेस वोटर उनके खिलाफ जा सकता है। बीजेपी ने सीट बंटवारे की बैठक में नवाब मलिक को टिकट दिए जाने का जमकर विरोध किया था, लेकिन अजीत पवार उन्हें मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से टिकट देने का दबाव बना रहे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पूरे जिले में आती है। यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 9% है और दलित वोटर 17% है। अगर बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार यहाँ से नवाब मलिक को उतारते हैं, तो उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी से होगी। अबू आजमी यहाँ से लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब की बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है। सवाल है कि बाजी कौन मारेगा। क्या डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती से चाचा शरद पवार के बिछाए गए शतरंज में फंस जाएंगे? शरद पवार ने इस बार अजित पवार के सामने एक नया चेहरा दिया है। कौन है वो चेहरा जिसे आगे कर सीनियर पवार अपने भतीजे अजित पवार से पूरा बदला लेना चाहते हैं? क्या होगा पवार बनाम पवार की जंग का नतीजा? इस रिपोर्ट से समझते हैं। बारामती की बैलेट में चाचा वर्सेस भतीजा। अजीत पवार के सामने भतीजे युगेंद्र का चैलेंज। बारामती में फिर पवार वर्सेस पवार। बारामती विधानसभा सीट का जब भी नाम लिया जाता है तो एक चेहरा सामने आता है, वो है शरद पवार का। यहाँ उनके परिवार के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1967 से अब तक इस परिवार को कोई नहीं हरा पाया है। बारामती विधानसभा सीट पर 1967 में पहली बार शरद पवार ने जीत हासिल की थी। 1990 तक उन्होंने 6 चुनाव लड़े और हर चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद ये सीट शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के लिए खाली कर दी। अजीत पवार ने 1991 में पहला चुनाव बारामती से लड़ा और अब तक 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हर बार यहां उन्होंने बड़े अंतर से विरोधियों को चित किया है। इस बार वो 8वीं बार बारामती से मैदान में है। लेकिन 1967 से 2019 तक बारामती में एक तरफ पवार खानदान था तो दूसरी तरफ विरोधी थे। लेकिन इस बार की जंग अलग है। इस बार लड़ाई पवार वर्सेस पवार है। शरद पवार ने अजीत पवार को सबक सिखाने के लिए उनके सामने युगेंद्र पवार को उतारा है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हार गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चाचा अजीत पवार को हरा दिया तो ये महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर होगा। अजीत पवार के चाचा शरद पवार हैं, युगेंद्र पवार के चाचा अजीत पवार हैं। युगेंद्र पवार अजीत पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। बारामती की जंग 3 पीढ़ियों की जंग है। शरद पवार ने अजीत पवार को राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी और डिप्टी सीएम बन गए। चाचा शरद पवार अब उसी का बदला लेना चाहते हैं,
लोकसभा में शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को सबक सिखा चुके हैं। तब बारामती में मुकाबला शरद पवार की बेटी सुप्रिया और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के बीच था। ननद भाभी की जंग में बाजी ननद ने मारी थी। सुप्रिया ने अपनी भाभी सुनेत्रा को 1.5 लाख वोटों से हराया था। अकेले बारामती विधानसभा में उन्हें 48,000 की लीड मिली थी। अगर शरद पवार वही करिश्मा दोहरा पाए तो अजीत पवार को अपने ही किले में हार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा अंतर होता है। दूसरी बात, तब सुप्रिया राजनीति की मंझी खिलाड़ी थी। वो पहले लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी। सुनेत्रा नौसिखिया थी। अब अजीत पवार अनुभवी हैं और युगेंद्र पवार नौसिखिया हैं। युगेंद्र पवार ने अपनी शिक्षा अमेरिका से ली है। वो शेड्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक हैं, जो ऑटोमोबाइल डीलरशिप, डिफेंस, रियल एस्टेट में काम करती है। वो बारामती तालुका कुश्ती परिषद के अध्यक्ष हैं, जो पहलवानों का स्थानीय संगठन है। लेकिन युगेंद्र सिर्फ चेहरा है। बारामती में असली चुनाव शरद पवार और अजीत पवार के बीच ही है। बीजेपी नेता आशीष सेल्लार ने आज बांद्रा वेस्ट से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर बड़ा हमला बोला। आशीष सेल्लार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी कौरव सेना की तरह है, जिसकी हार चुनाव में सुनिश्चित है। उन्होंने वर्ली सीट से ठाकरे सेना के कैंडिडेट आदित्य ठाकरे को मुंबई का सबसे कमजोर प्रत्याशी बताया। बिल्कुल सही है। बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई युति के कारण आदित्य ठाकरे जीते हैं। अभी भी वो कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी, इनके बलबूते पर ही खड़े हैं। अभी तक कोई ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा ही नहीं है। तो उनको ये मैं मर्दों की पार्टी हूँ, मुंबई हमारी है, ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक तो अपना खुद का घर जहाँ रहते हो मतदार संघ छोड़ के भाग जाते हैं, और दूसरे जगह दूसरों के बलबूते पर खड़े होते हैं। आदित्य ठाकरे इज द वीकेस्ट कैंडिडेट इन द सिटी। देखो, युद्ध महाभारत का हुआ कौरव और पांडवों का। कौन किसका भाई था, चचेरा था, सच्चाई में था, ये विषय गौण है। सच्चाई की और सत्य की लड़ाई थी। कौरव रूपी महाविकास आघाड़ी सामने है और पांडव रूपी महायुति जीतने वाली है। सचिन चौधरी हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त सीधे लाइव जोड़ रहे हैं। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे को सबसे कमजोर कैंडिडेट बताया जा रहा है, क्या सोच है इसके पीछे? बिल्कुल, बीजेपी का ये एक तरह से हमला है आदित्य ठाकरे पर, और अभी से बीजेपी वहां पर एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर महायुति के नेता, कि आदित्य ठाकरे के लिए, जब पिछली बार आदित्य ठाकरे 2019 का चुनाव लड़ा था, तो उनके लिए वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 2 एमएलसी को जो है टिकट देना पड़ा। दो बड़े नेता है, सचिन अहिर जो अभी एमएलसी है शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से, और जो मौजूदा विधायक थे सुनील शिंदे, उनका टिकट वहां पर काटा गया था और आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया था। तो सुनील शिंदे को भी एमएलसी बनाना पड़ा था। तो ऐसे 2 विधायकों के बलबूते पर वो विधायक बने, और पिछली बार एमएनएस वहां पर खड़ी नहीं थी। एमएनएस ने सपोर्ट दिया था आदित्य ठाकरे को उम्मीदवार न खड़ा करके। तो उनका कहना कि इस बार एमएनएस भी खड़ी है और 2 विधायकों के संरक्षण में चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहां पर एकनाथ शिंदे या बीजेपी, इसमें चर्चा चल रही कि उस सीट कौन लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा। मिलिंद देवरा का नाम भी चर्चा में है, शाहना एनसी का भी नाम चर्चा में है। तो उनका ऐसा कहना है कि उस हाई प्रोफाइल सीट में अगर वहां पर ट्रायंगुलर फाइट होती है तो आदित्य ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में वहां पर महाविकास आघाड़ी जो विपक्ष की पार्टी थी, कांग्रेस और एनसीपी, और शिवसेना तब बीजेपी के साथ थी, तो कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से सुरेश मानी नाम के एक वीक कैंडिडेट को दिया गया था आदित्य के लिए। तो उनकी लड़ाई आसान थी, वो कमजोर सीट पे जीते, जिसके लिए 2 विधायक जो है उद्धव ठाकरे को बनाने पड़े, एमएलसी बनाने पड़े। सचिन, सवाल ये है कि वर्ली सीट पर अगर महाविकास आघाड़ी और दोनों गठबंधनों के बीच देखा जाए तो एमएनएस दोनों गठबंधन में नहीं है, उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। एमएनएस कितनी बड़ी भूमिका में हो सकता है, कितना बड़ा वोट बैंक एमएनएस का वर्ली सीट पर है? जी देखिए, एमएनएस की जो जड़ें है वो वहाँ पर मजबूत है। दादर माहिम से लगकर ही वर्ली का ये चुनाव क्षेत्र आता है, और वहाँ पर राज ठाकरे का जो मराठी वोट बैंक है वो उनके साथ में है।
पिछली बार एमएनएस वहां पर नहीं लड़ी थी तो उसका फायदा आदित्य ठाकरे को हुआ। अगर एमएनएस ने अपना उम्मीदवार वहां पर संदीप देशपांडे के नाम से खड़ा कर दिया है, आदित्य ठाकरे भी खड़े होंगे और बीजेपी महायुति वहां पर खड़ी रहेगी, तो मराठी वोटरों में जो है कहीं ना कहीं जो बंटवारा होगा उसका खामियाजा जो है वो आदित्य ठाकरे को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पिछली बार एमएनएस नहीं खड़ी हुई थी तो एमएनएस की जो वोट है मराठी वो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को ट्रांसफर हुए थे, लेकिन जब एमएनएस खड़ी रहेगी तो वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी से ज्यादा वहां पर वोटों का खामियाजा जो है वो आदित्य ठाकरे को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मिलिंद देवरा जो कि नॉन मराठी चेहरा है, शाइना एनसी जो नॉन मराठी चेहरा है, उस पर चर्चा चल रही है। पवन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यानी मराठी चेहरे के खिलाफ नॉन मराठी चेहरा देने की रणनीति पर काम हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सचिन।